अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में एक तरफ तो 6 दिन का अल्टीमेटम है जिसके 3 दिन तो गुजर गए हैं, तो दूसरी तरफ 1.5 साला आइनी मुद्दत पूरी करने की तैयारी है। क्या फिर से टकराव होने जा रहा है? मुल्क में इस वक्त जलसों की सियासत उरूज पर है। आज मुस्लिम लीग नून ने मानसहरा में, जबकि तहरीक इंसाफ ने चारसदा में मैदान सजाया। तहरीक इंसाफ हर सूरत असम्बलियाँ तहलील करवाने के साथ इलेक्शन कराने के मुतालबे पर डटी हुई है, जबकि हुकूमत ने अपनी 1.5 साला आइनी मुद्दत पूरी करने के लिए कमर कस ली है। आज मानसहरा के जलसे में मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान तो मिन्नतें करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि वो इसका लॉन्ग मार्च कामयाब करा दें। क्या कहा मरीम नवाज ने, देखिए। पहले इसने जरदारी साहब की मिन्नतें की, फिर नवाज शरीफ की मिन्नतें की और अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है। इतने आंसू लोगों की आंखों में आंसू गैस से नहीं आए जितने इमरान खान के धोखे की वजह से आए हैं। आपको इस्लामाबाद से हुकूमत में निकाला था ना, बनी गाला से तो नहीं निकाला। पेशावर में गिरफ्तारी के डर से क्यों बैठे हो? जब मरीम नवाज मानसहरा में इमरान खान को ये चैलेंज कर रही थी, ऐन उसी वक्त इमरान खान भी चारसदा में हुकूमत को ये इंदिया दे रहे थे कि वो 6 दिन के बाद तारीख देंगे और इस बार तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। तुम 3 बुज़दिल करप्ट जालिम सनाउल्लाह शहबाज शरीफ और तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ, हम इंशाअल्लाह आपको इंसाफ के कटहरे पे खड़ा करके जेलों में डलवाएंगे। आप अदालतों से हम कह रहे हैं कि हमारा हक दिया जाए पुरअमन एहतजाज करने का। मैं सारे अपने लोगों को तैयार कर रहा हूँ, जो अब हम निकलेंगे कोई इसके सामने खड़ा नहीं होगा। नाजरीन, महसूस ये होता है कि इमरान खान अब जो है एहतजाज पर काम और अदालत के ज़रिए ये जंग लड़ने पर ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने हकीकी आज़ादी मार्च में जहां हुकूमत के ताकत के इस्तेमाल को अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं, वहीं इलेक्शन रिफॉर्म्स और नैब में की गई जो तरमीम है इनको भी गैर कानूनी करार देकर अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहते हैं। क्या वो अदालत से ये गारंटी चाहते हैं कि जब वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च लेकर आएँ तो रास्ते में कोई रुकावट ना हो, कंटेनर ना हो, ना ही आंसू गैस के शेल चलाए जाएं? दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बार बार ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी 11 सियासी जमातों ने उन्हें सौंपी है, अब ये आकर दिखाएं, इन्हें पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत मुश्किल फैसले करके इक़्तिदार की बागदौड़ संभालने के लिए तैयार हो चुकी है। ऐसे में इमरान खान का हुकूमत को तस्लीम ना करके इस्लामाबाद में धरना देने का प्लान क्या हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है? 6 दिन का अल्टीमेटम तो ख़त्म होने को है, लेकिन इमरान खान साहब अब आइनी माहिरीन के साथ मुशावरत कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि अदालत, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई बीच बचाव की राह इससे कोई निकल पाएगी? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा आपका। अंदलीब अब्बास साहिबा, दोनों तरफ से एक बार फिर से वही हमें जोश नज़र आ रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि इस बार भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब अभी एक टीवी पर बैठे कह रहे थे कि हम इस बार पहले से ज़्यादा हिकमत अमली बनाएंगे आप लोगों को रोकने के लिए। मतलब कि ऐसे लग रहा है कि 6 दिनों के अल्टीमेटम का हुकूमत के कोई उनको वो जो है वो इसका असर नहीं हो रहा है, वो संजीदा ले ही नहीं रहे आप लोगों के 6 दिन के अल्टीमेटम को। वो कहते हैं अब की बार आके तो दिखाएं, पहले से ज़्यादा ताकत से रोकेंगे आप लोगों को। शुक्रिया शाजिया। देखें, जब आप आदि मुजरिम हो और जिसको कहते हैं कोहना मुश कातिल हो और आपने जराइम की एक हिस्ट्री हो, चोरी, कत्ल, डाका, बर्बरियत की आपकी हिस्ट्री हो, आपने 100 बंदे दिन दिहाड़े शूट किए हो आम शहरी, और जिसमें 2 औरतें सीधे मुंह आपने गोलियां देके मार दी हो, तो फिर आप से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो पिछले 2 दिन पहले जो इस अवाम ने और दुनिया ने देखा, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। जिस तरह इन्होंने 82 साल की खवातीन, 72 साल की खवातीन को जिस तरह गेट तोड़ के हरासा किया, जिसको कहते हैं जख्मी किया, जिसको कहते हैं बेजा हब्स में रखा, उसका मैं कहती हूँ इंसानियत की हिस्ट्री में शायद ही आपने कभी कोई मुकाबला देखा हो। और फिर फखर से बैठ के, जो सबसे शर्म की बात है, फखर से कह रहे हैं कि जी मेरे पास 11 जमातों ने कहा हुआ है कि जी टिका दो इनको। क्योंकि हुआ क्या
कि इन्होंने 30 साल हुक्मरानी ऐसे की, 100 बंदों को गोलियां मारी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 17 बंदे कत्ल किए राना सनाउल्लाह ने, अपनी पार्टी का बंदा गिनवा रहा है नाम आपके चैनल पे आके, कुछ नहीं हुआ। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये आए हैं, ये आके अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं, नैब बंद करवा रहे हैं, अपने सारे केसेस बंद करवा रहे हैं। चले, आप तो सारे मामलात लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मुझे एक चीज बताएं, आपसे अदालत को किस किस्म की गारंटी चाहिए, कैसा तहफ़्फ़ुज़ चाहिए आप लोगों को? पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ये कहा था कि रुकावटों को हटा दिया जाए, फिर रुकावटें हटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरअमन एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही ये बात कर चुकी है कि आप हर एक को पुरअमन एहतजाज का हक होना चाहिए। आप किस किस्म की आप लोग गारंटी मांग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से तो आप लोग गारंटी मांग रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या आप लोग भी कोई गारंटी देने के लिए तैयार होंगे या गारंटी देंगे कि हमारा एहतजाज बिल्कुल पुरअमन होगा, हम कोई सड़कें बंद नहीं करेंगे, हम रेड जोन को क्रॉस नहीं करेंगे, हम किसी इमारत पर हमला नहीं करेंगे, हम आम शहरियों की जो मामूलाते जिंदगी है उसमें खलल नहीं डालेंगे? क्या आप लोग भी ये सारी गारंटियां देंगे सुप्रीम कोर्ट को? शाजिया, आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इन्होंने उसी तरह हमारे बंदे मार दिए। एक बच्चे को उठा के रावी के पुल से नीचे गिरा दिया, वो मर गया, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्होंने बूढ़ी औरतों को, जो डॉक्टर यास्मीन के साथ किया, जो मेरे साथ किया, ये कोई छुपी हुई बात है? वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आ चुका था। तो हम जा रहे हैं कल कि जी यहां आप ऑर्डर दें कि ये बिल्कुल इस किस्म की हरकतें दोबारा नहीं करेंगे। हमारी बेसिक राइट है, हर बंदे की बेसिक राइट होती है ये कुछ हम और नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपकी भी बात ये नहीं सुन रहे और ये इसी तरह कंटिन्यू करेंगे तो फिर हमें गारंटी दें कि इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमने तो हमेशा कहा है कि हमारी हुकूमत में महंगाई मार्च, मकाऊ मार्च नहीं हुआ, आया नहीं बिलावल कराची से कोई, हमने एक चीज उसको कही हो, 10 दिन 12 दिन धरना दिया मौलाना फजलुर रहमान ने, एक दफा हमने कुछ कहा हो, हमने ना, और हमने कहा कि जी हम पुरअमन एहतजाज के लिए आएंगे, हम बैठेंगे, हम वही करेंगे जो एक पुरअमन एहतजाज के लिए जरूरी है। 10 दिन वो बैठे रहे, हमने तो उनको खाना भी दिया, बारिश हो गई, रहने को भी दिया। हम तो यही कह रहे हैं कि हम आपके शहरी हैं, अगर हमारे शहरी हमारे साथ एहतजाज करना चाहते हैं तो मसला क्या है? आप क्यों अब 6 दिन के बाद आप लोगों ने भी स्ट्रैटेजी बनानी है, 6 दिन के बाद ऐलान करना है, 6 दिन के बाद आप लोगों ने इस्लामाबाद आ जाना। और इस बार इस्लामाबाद आने की क्या हिकमत अमली है? क्या स्पेसिफिक कोई जगह मांगी जाएगी हुकूमत से या सुप्रीम कोर्ट से, या आप लोगों की एक ही वो आप लोगों का प्लान है कि आप लोगों ने डी चौक जाके बैठना है? नंबर 1, पहले हम सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी बेसिक हकूक है, जिसकी पामाली इन्होंने की है, इस बर्बरियत वाली हुकूमत को हम अकाउंटेबल करना चाहते हैं कि जो हमें आईन ने कहा है उसके तहत आप हमें हमारी राइट दें। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें ये राइट देती है तो फिर हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर इन्होंने बैरियर्स ना रखे तो ऑब्वियसली सारी दुनिया इस वक्त जिस गुस्से में बैठी हुई है, जिस कहर में बैठी हुई है, वो डेफिनेटली आएगी। लेकिन अभी तो आप लोगों की बातों से लग रहा है कि आप कुछ भी हो जाए, ऐसा आप लड़ने के लिए आप लोग हर किस्म के तशद्दुद का सामना करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आप आज कह रही थी कि हम तो कफन पहन के आएंगे अब की बार, हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे अब की बार, देख लेंगे इनको। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट से तो जाहिर है आपने एक राय मांगी, आप लोगों ने एक तहफ़्फ़ुज़ मांगा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हुकूमत ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि पहली मार्च, लॉन्ग मार्च को वापस भेजने की तो आप लोग एक ही रीज़न बताते हैं ना कि यहाँ पे खून खराबा हो सकता था, लोग मर सकते थे, क्योंकि आप लोगों के जो कारकुन हैं उनमें गुस्सा बहुत था। लेकिन अब की बार आप लोग इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए कह रहे हैं कि अब की बार हम कफन पहन के आएंगे। क्या आप इन चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखेंगे आप लोग? देखिए, मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप है। पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, इंशाल्लाह ऑब्वियसली वो हमारी राइट्स हैं, वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि ये आएगा। हाँ। दूसरा, हम फिर अपनी पूरी तैयारी करके आएंगे। इस दफा हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें मल्टीपल एवेन्यूज और मल्टीपल तरीकों पे हमने गौर किया हुआ है, और वो इस तरह का होगा कि ये रोक नहीं सकेंगे।
तीसरा, हम वो एरिया चूज करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगी। अगर एक्सप्रेस हाईवे है या रेड जोन से बाहर है, हम वहां रुकेंगे, क्योंकि हमारा एहतजाज रिकॉर्ड कराना और वहां बताना कि सारी पाकिस्तान इसमें शामिल है, वो मकसद है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी कहा था कि आप H9 में अपना प्रोटेस्ट करें, लेकिन इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर कह रहे थे, कारकुनों को मैसेज दे रहे थे कि नहीं आप लोग डी चौक पहुंचे, तो मानी तो आप लोगों ने भी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन आपने नहीं, ये बिल्कुल नहीं। जिस जिना एवेन्यू पे वो दाखिल हुए, रेड जोन में नहीं आए, वो उन्होंने वहीं धरने का पोस्टपोनमेंट का ऐलान कर दिया। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट करना होता है तो वो फिर आ जाते डी चौक में, उन्होंने नहीं किया। ये मुझे ये बताएं कि ये कहाँ की आईन है और ये हकूक है कि लिबर्टी चौक में बूढ़े बच्चे, वालदैन, बहन भाई बैठे हुए, उन पे आप शेलिंग कर दें, उनके ऊपर वो गैस आप डालें। वो गैस पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, बट आपका मियां हमारे साथ था, जिस किस्म की वो गैस थी, उस गैस, आज तीसरा दिन हो गया है, हम सारे जो हैं वो हिलने जुलने जो हमारा होता है उसके अंदर सारा वो एक जहनी जो घुसी हुई है गैस, अभी तक वो निकल नहीं सकी। लेकिन हमने क्या कहा है, बिल्कुल हमने कहा है कि हम ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे, और हम लगे रहेंगे जब तक हम बैरियर्स पार करके अपने मकसद के असूल के लिए वहां पहुंचे ना। अच्छा, एक और चीज, इसकी आप तस्दीक करें या तरदीद करें, खबरें ये भी आ रही थी कि ये भी आपके प्लान का हिस्सा है कि अगर आप लोगों को अब की बार एहतजाज नहीं करने दिया गया, रोका गया, तो आप मुल्क के जो मेन शहर हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, यहाँ की जो मेन सड़कें उनको चोक कर देंगे, लोगों को बिठा देंगे, ताकि इस हुकूमत का जो काम है वो ना चल सके, लोगों की ज़िंदगियों में खलल पड़े, इस हुकूमत पर प्रेशर बढ़े, तो ये कुछ फैसले करें जो आप लोगों के मुतालिबात हैं। क्या ये दुरुस्त है? देखिए, ये इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। हमें ये उम्मीद है कि नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जब लेकिन ये प्लान का हिस्सा है, अवाम सारी, लेकिन क्या ये प्लान का तो हिस्सा है? नहीं, फिलहाल दिस इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। हो सकता है कि बाद में ये ऑप्शन अपनाई जाए। फिलहाल जो ऑप्शंस हैं वो मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। लीगली हम जा रहे हैं सारे कोर्ट्स में, और पॉलिटिकली हम अपनी फाइट जो है वो पंजाब की ग्राउंड में भी और सेंटर की ग्राउंड में भी बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इस दफा इनके कातिल अजाइम, इनके मुजरिम अजाइम और इनके बर्बरियत के अजाइम, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। फौरी इलेक्शन का तो दलीप साहिब आप लोग मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर जो आप लोगों में एक जोश था, जज्बा था, आप लोगों को यकीन था कि अब की बार जो मुल्क में इंतखाबात होंगे वो साफ होंगे, शफाफ होंगे, फिर ओवरसीज की वोटिंग राइट्स को लेकर भी था कि इस बार ओवरसीज को भी वोटिंग हक मिलेगा, और आप लोगों को शायद इस चीज़ का भी बड़ा कॉन्फिडेंस है कि 90 लाख पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं उनके वोट जो है वो तो आप लोगों की जेब में है। तो अब ये हुकूमत तो ये सब कुछ खत्म कर चुकी है, फिर भी आप फौरी इलेक्शन में जाना चाहते हैं ईवीएम के बगैर और ओवरसीज को राइट्स दिलाए बगैर? देखें, जब एक जिसको कहते हैं ना इलेक्शन की डेट आ जाएगी, फिर इन बाकी चीज़ों पे नेगोशिएशन होगी 100%। और आप 90 लाख ओवरसीज की बात कर रही है ना, हर घर में एक ओवरसीज है, मेरे घर में 2 हैं, आपके घर में भी होगा कोई ना कोई रिश्तेदार। ये 90 लाख को आप मल्टीप्लाई करें 10-12 से, अब जो जिस घर में डिवाइड थी ना, कुछ वोट इधर थे कुछ वोट उधर थे, वो सारे के सारे वोट इनके खिलाफ पड़ेंगे। ओवरसीज 100% हम वोटिंग इंश्योर कराएंगे, और उसके अलावा जिन जिन घरों में ओवरसीज हैं वो आप देखें कि इनके साथ क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा बबा साहिबा मेरे साथ ही। मुझे ब्रेक लेनी है नाजरीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब मोहम्मद रफ़ीक रजवाना साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक रजवाना साहब। सर, ये बताइएगा, आप गवर्नर रह चुके हैं, इस वक्त जो पंजाब में हुकूमत का हाल है,
कोई इस हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो मुनहरिफ लोग थे उनको डीसीट कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि मुनहरिफ लोगों के वोट काउंट नहीं हो सकते। तो क्या आईनी और कानूनी तौर पर इस हुकूमत का कोई जवाब बनता है सर? जिस तरीके से हुकूमतें बनती हैं वो जवाब था तो हुकूमत बनी है। ये और बात है कि जो आईनी पे बैठे हैं, मतलब है कि जिनका पीटीआई से ताल्लुक है, बसद एहतराम, वो अपना आईनी रोल मेरे नजर में, मेरा ख्याल है जिस काम के लिए उनको ये ओहदा के मनसब सौंपा गया था उसके हिसाब से नहीं चल रहे। वहाँ पे भी सियासत हो रही है। देखिए, सियासत अपनी अपनी पार्टी की होती है। आईनी होते में रहते हुए आदमी को, हर आदमी को, कोई भी हो, साहिब राय को अपने अपने आईनी हदूद में रह के अपना काम पूरा करना चाहिए। पंजाब में हुकूमत चल रही है, ठीक है, रुकावटें हैं, उन रुकावटों के बारे में कुछ चल रहे हैं, इंशाल्लाह रुकावटें अबूर हो जाएगी। खुदा न खासा कोई ऐसी ऊंच नीच हो जाए कि एवरीबॉडी विल फेस द म्यूजिक, ऐसी कौन सी। लेकिन सवाल ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून ये समझती है, हमजा साहब ये समझते हैं कि उनके अभी भी वोट ज्यादा हैं, जो अभी तक आप लोग मुस्लिम लीग नून ये क्लेम कर रही है, तो दोबारा वोट लेने में क्या रुकावट है? फिर अनाउंस करें और वोटिंग डेट होनी चाहिए, उस दिन वोट लेके तो सबके सामने बताएं जी आईनी कानूनी तौर पर मैं ही वजीर आला पंजाब हूँ। उसका एक आईनी तरीकाकार होता है। ये नहीं होता कि अगर पीटीआई अगर इख्तलाफ कहे कि आपके वोट कम है बस आप दोबारा वोट लें, वो एक तरीकाकार होता है। गवर्नर तो कोई मुकर्रर होने नहीं देते। इंशाल्लाह काबीना ने फैसला किया है नए गवर्नर मुकर्रर हो जाएंगे। अब उस पर शोर बचेगा जी एक गवर्नर है वो जो है ना नहीं वो मौजूद है, दूसरा कैसे हो गया, उस पर बहस में मैं नहीं जाता। उस पर आईनी अमूर है, सब कुछ है। बात यह तो वो फिर गवर्नर साहब जो मौजूद होते हैं वो कह सकते हैं कि इन माई ओपिनियन the chief minister doesn't have the confidence of the majority of the MPs, तो I call upon him कि वो अपने जो है ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए इजलास बुलाएं और एतमाद का वोट दें, जैसे इमरान खान साहब ने दिया था यूसुफ रजा गिलानी साहब के सेनेट के रुकन मुंतखब होने पर। ठीक है जी, सड़कों पे खड़े होके ये नहीं कहा जा सकता कि आप जो मसलन आपने फुटबॉल खेलनी है तो ग्राउंड में खेलेंगे ना, आपने आईनी काम कर के अंदर रहेंगे, आपने जमहूरियत की बात करनी है, पार्लियामेंट से तुम भाग गए, पार्लियामेंट से इस्तीफे दे गए, अवाम की मर्जी से मुंतखब हो गए, अवाम की मर्जी के खिलाफ इस्तीफा दे दिया, अवाम तक रजू नहीं किया, चलिए अपने इलेक्टोरेट से कि हम चले जाएं, हम इस्तीफा दे दें, आप खुश रहेंगे, आप इत्मीनान करेंगे। बस एक वो कागज का पुर्जा था, बकौल इनकी साजिश थी, वो बात हो गई, पुरानी हो गई, सीपीटी हो गई, चलो आगे चले। इस वक्त मुल्क को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मुल्क जिस इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रहा है, अभी इल्जाम मुरद इल्जाम तो हमें ठहराया जा रहा है ना 4-6 हफ्तों की हुकूमत, 4-4 साल जो कुछ हुआ मैं उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करता। अवाम सबसे बेहतर जज, ठीक है ना जी। अब बाकी रही बात मेरी नजर में, सर आप नहीं समझते मौजूदा इल्जाम मुस्लिम लीग नून को ज्यादा ठहराया जा रहा है, बाकी जमातों को कोई नहीं पूछ रहा, इस वक्त सब मलबा नून लीग पर डाल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पे तो जाती एक मखासमत की हद तक, जाती दुश्मनी की हद तक चले गए, ठीक है ना जी। अब मैं एक बात करता हूँ बड़ी सिंपल सी, इमरान खान साहब जब वजीर आजम बने उन्होंने कहा मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। अच्छा जी, अब सियासी पार्टी है, आपकी नजर में चोर है, ठीक है जी, वो अपने दिफा कर रहे हैं, मैं किसी को डिफेंड भी नहीं कर रहा। बात यह है कि वो असेंबली में तो आए हैं, अवाम के तो वोट लेकर आए, ठीक है ना। जब अवाम के वोट लेकर असेंबली में आए हैं, जब तक उनको अनसीट नहीं किया जाता, जब तक उनको पार्लियामान से आईनी और कानूनी तरीके से खुदा न खासा निकाला नहीं जाता, दे हैव ईच एंड एवरी राइट टू रिप्रेजेंट देयर पीपल, ठीक है जी। तो ये जमातों में मिलकर बैठकर इत्तफाक होता है। हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के अंदर कई लोग हैं जिन पर मुकदमात है, मगर वो अपनी पार्लियामेंट को, अपने मुल्क को एक सलीके से चलाते हैं। वो ये नहीं कहते कि फलां चोर है हम इनके साथ काम नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, अदालतों में मुकदमे चल रहे थे और वजीर आजम साहब उस वक्त के तकरीर करते थे मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, तो वजीर आजम साहब को उस वक्त उन्होंने आज भी कहा है, उन्होंने आज भी कहा है कि सबके चेहरे याद हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सुने, प्रोसिक्यूटर का काम है मुकदमा दर्ज हो ना, जब अदालत में चला जाए तो वहाँ वजीर आजम मुकदमे की पैरवी नहीं करता, प्रोसिक्यूटर करता, ठीक है। ये कानूनी और आईनी बातें कर रहा हूँ। मतलब है कि एक बंदा एक मनसब पे बैठा, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एफिलिएशन विद द पार्टी, कम से कम रोल मॉडल होना चाहिए। अगर रोल मॉडल नहीं तो मॉडल होना चाहिए। ये तो ना लोग सोचे कि यार ये हमारा वजीर आजम है, भाई ये हमारा वजीर आजम है, सफारती सतह पर ये क्या कर रहा है, मुल्क के अंदर क्या कर रहा है, मुल्क के अंदर कोई इंतशार फैला रहा है, मुल्क की कोई तामीर कर रहा है, मुल्क की कोई तरक्की की सलाह दे रहा है, एक ही बात पकड़े है। दूसरी बात जो है बड़ी मुख्तसर सी बात है
पाकिस्तान किसी एक सियासी जमात का नहीं। ठीक है जी, मुस्लिम लीग कहे जी कि पाकिस्तान मेरा है और वही पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। ठीक है, हर सियासी जमात का लीडर कहता है 22 करोड़ अवाम मेरे साथ है, तो उसको मल्टीप्लाई करें तो पाकिस्तान की आबादी को 2-3 अरब हो जाती है। ठीक है ना जी, हर पार्टी ने प्रोपोर्शनेटली अपनी अपनी नुमाइंदगी करनी होती है जितने परसेंट वो वोट लेकर आते हैं। 70% वोट ले जमातें पार्लियामेंट में बैठी है। ठीक है जी, वो हक नुमाइंदगी अदा कर रहे हैं। 30% वाले सड़क पे खड़े हैं, चौकों पे खड़े हैं, अपना एहतजाज कर रहे हैं, उनका जब ठीक है वो बात ठीक है, लेकिन आप लोग अगर ये समझते हैं सर कि मईशत का बुरा हाल है, मईशत को संभालना मुश्किल है, ज़ाहिर है बहुत चैलेंजेस है, ये तो लिखी पड़ी बात है कि 2-4-6 महीनों में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। अभी जो 30 रुपए लीटर पेट्रोल आप महंगा हुआ है, अब लोगों के सामने जो इस वक्त चेहरे हैं ना, वो मुस्लिम लीग नून के ज्यादा नुमाया चेहरे हैं। आप देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो वो वजारतें नहीं है, वजारत खजाना आप लोगों के पास है, दाखिला आपके पास है, कानून आपके पास है, लोगों के सामने तो चेहरे आप लोगों के, और ऊपर से नून लीग में भी ये डिवीजन है। एक धड़ा कहते हैं कि इंतखाबात अनाउंस हो जाने चाहिए, दूसरा कहते हैं नहीं आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तो इतना बोझ लेके क्यों चलना चाहते हैं आप लोग? देखिए बात ये है कि ये इत्तेहादियों की हुकूमत है। हाँ। फैसला जब इत्तेहादी कर लेंगे तो उस पर अमल होता है। नून लीग का फैसला कोई मोनोपोली नहीं है नून लीग की कि जो हम सोचे और वही चले, नंबर 1। नंबर 2, कैबिनेट में जो फैसला होता है, वजीर दाखिला अपनी नुमाइंदगी है जमात की कि वजारत दाखिला हमारे हिस्से में आई और वजारतें दूसरी पार्टियों के हिस्से में मुख्तलिफ रेशों से आई है। फैसला इज्तिमाई तौर पर होता है, वजीर आजम साहब तमाम को एतमाद में लेके ऑन बोर्ड लेके करते हैं। दूसरी बात यह है, एक ऐसी स्टेज पे जब एतमाद हुआ जहाँ पे अगर हम सियासी मफाद को सोचते तो शायद उससे आगे हम कहते जी कि हम असेंबली तोड़ के दोबारा इलेक्शन करते हैं। वो भी मेरा यानी कि मुस्लिम लीग नून का तनहा फैसला नहीं है, सबकी इत्तेहादी जमातों का फैसला होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर ये फैसला तो हुआ था ना, जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि फैसला हुआ था, बाद में हमने बदला कि 2-4 दिन में हम तहलील कर दें। मैडम, इख्तलाफ राय हर जमात में होता है, उसके बाद जब इख्तलाफ राय सुन के उसके बाद कंसेंसस कलेक्टिव विजडम पर जब डेवलप हो जाता है तो फिर जो फैसला होता है वो हर बंदे पर काबिल पाबंदी होता है। ये तो एक जमात का हुआ। फिर जब तमाम जमातें जो नुमाइंदगी कर रही हैं वो बैठ के जब फैसला करती हैं, जब उन्होंने फैसला किया कि इलेक्शन अपनी आईनी मुद्दत हुकूमत की पूरी करके फिर होगा, तो फिर एक चॉइस थी कि पाकिस्तान को इसी तरह डूबता छोड़ दे और इस चीज का इल्जाम अपने ऊपर ना ले कि तेल की कीमतें बढ़ गई, फला हो गया। तो इस इत्तेहादियों की हुकूमत ने यह फैसला किया नहीं, ये पाकिस्तान को इस डूबती हुई मईशत को सहारा देने के लिए सियासी मफाद को एक तरफ रख ले। हमारे पास जितना टाइम हम मेहनत करेंगे, खुदा न खासा कोई ऐसी बात होगी तो हमें राइट है लोगों को ये कन्वे करने का कि हमने डूबती कश्ती को बचाया। अगर डूबती कश्ती को छोड़ देते, हम भी इनकी तरह छलांग लगा देते कश्ती को बीच समंदर में फंसा के भाग गए, तो फिर मुल्क की हालत खराब होनी थी। ठीक है, डीजल भी बढ़ा, पेट्रोल भी बढ़ा। रजवाना साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो लॉन्ग मार्च जिस तरह शुरू हुआ, फिर हुकूमत ने रोकने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए, अब इमरान खान दोबारा इस्लामाबाद आने के लिए तैयार हैं। आपको पता है मौलाना फजल रहमान भी आए थे, वहाँ 14 दिन आकर बैठे थे, फिर इस हुकूमत ने नहीं रोका। पीपल्स पार्टी ने महंगाई मुकाओ मार्च किया, इस्लामाबाद आए, जलसा किया, वापस चले जाए, इस हुकूमत ने नहीं रोका। अगर वो अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, जो उनका आईनी हक है, उनका जमहूरी हक है, हर एक का है, सिर्फ पीटीआई का नहीं है, नून लीग का भी है, पीपल्स पार्टी का, सबका है, तो आप नहीं समझते कि रोकने का तरीका गलत था, इस तरह नहीं रोकना चाहिए था? देखिए बात यह है कि जिस तरह से मार्च शुरू करने से पहले धमकियां दी गई, एक मखसूस वजीर आजम और दूसरे साहिबान कहते थे, खासतौर पर वो कहते थे खूनी मार्च होगा, हम देखेंगे, और फिर कहते थे हम वहाँ बैठेंगे और तारीख लिए, इलेक्शन की तारीख लिए बगैर नहीं जाएंगे। तो हुकूमत ने अपने प्रिकॉशनरी मेजर लेने होते हैं, और कोई भी हुकूमत हो उन्होंने अवाम के मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। और फिर चलो दरमियान में सुप्रीम कोर्ट ये कैसा मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ हुआ कि पुलिस वाले तो लोगों की गाड़ियां इतनी गाड़ियां तोड़ी है, कैसे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे? ये देखे ना, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, और भी तो देखे ना कि ब्लूएरी में जो कुछ हुआ, जो भी हुआ। देखे, मैं ना जलूस करने वालों को डिफेंड कर रहा हूँ, ना मैं उनके ऊपर एतराज कर रहा हूँ। जब मॉब मेंटेलिटी हो ना, उस पर मॉब मेंटेलिटी पे आपके पास कोई ऐसा रिमोट कंट्रोल नहीं होता कि आप लोगों की बातों को कंट्रोल कर सके। और फिर वहाँ जो लोग खड़े होते हैं उनको तो एक इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने इसको कंट्रोल करना है, ठीक है, उस पर फिर ज्यादती जाती है, उसको हम अप्रिशिएट, मैं तो अप्रिशिएट नहीं करता।
अप्रिशिएट नहीं कर रहा। मैं तो जिन लोगों के साथ खुदा न खास्ता ऐसी बात हुई है उनको भी सोचना चाहिए। और फिर देखें, अगर आप ये कहें कि आप मार्च में बच्चों को भी ले आए हैं, खवातीन को भी ले आए, तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कोई भी जमात हो, बच्चों को लाने का क्या तुक है, क्योंकि जब मॉब हो तो मॉब मेंटेलिटी होती है, मॉब की एक सोच होती है, पुलिस की एक सोच होती है। तो उसको आप कहें कि हर तरफ से बड़ी आइडियल सिचुएशन हो, ये जब इतने बड़े जलूस हो या इतने हालात खराब हो तो उसमें कोई ना कोई ऊंच नीच हो जाती है, जिसपे बाद में अफसोस भी होता है। अफसोस है, एक कांस्टेबल बेचारे, ये पीटीआई के कोई कारकुन बेचारे शहीद हुए हैं, या वो बेचारे उनके लिए मुझे जाती तौर पर अफसोस है। कईयों को नुकसान हुआ, तो ये जलसे जुलूसों में अल्लाह रहम करे होता है, तो प्रिकॉशनरी ये लेने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक चॉइस थी और अब भी है पीटीआई के पास। बड़ी सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू माई हम्बल व्यू, कोई बंदा डिसएग्री करे या एग्री करे कि इनको सड़कों की बजाय पार्लियामेंट नहीं छोड़नी चाहिए थी, और ये मौसर तरीके से पार्लियामेंट में बैठ के अपोजिशन का किरदार अदा। आज नैब के चेयरमैन की तकर्री है, आजकल ये इंतखाबी इस्लाहत है, ओवरसीज का इशू है, हमारा सरमाया है, तो इसको मिलके बैठ के करते, मुल्क की खातिर बैठते, अपने इक़्तिदार के जाने के सड़कों पे हाय हाय नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मसनून के रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब मोहम्मद रफीक रजवाना साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले पाकिस्तानी मीडिया में एक खबर सामने आई कि पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरियों का एक वफ़द इसराइल गया है। ये वफ़द क्या करने गया था, इसका पाकिस्तानी मामलात से क्या ताल्लुक़ है, एक पाकिस्तानी सहाफ़ी भी इस वफ़द में शामिल था। इस मुतालिक तो अभी तक कोई बात सामने आ नहीं सकी कि किस पर्पज़ से ये जो वफ़द है ये इसराइल गया था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। पीटीआई हुकूमत ने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। कई दिन तक मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर यह खबर ज़ेर बहस रही, जबकि आज इसराइल के सदर ने भी ये बयान दिया, इस खबर की तस्दीक की। आलमी इक़्तिसादी फोरम पर बात करते हुए इजरायली सदर का ये कहना था कि पिछले दिनों 2 वफूद से बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि ये इजराइल और मुसलमान दुनिया के दरमियान ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली की एक मिसाल है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज 4 सदा में होने वाले जलसे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया कि इस वफ़द का जाना इजराइल को तस्लीम करने की कोशिश है। क्या कहा इमरान खान साहब ने, ज़रा देखिए। आज एक तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इसराइल गया, उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला तनख्वाहदार वो भी शामिल है। जब अमेरिकियों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे, ये हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। रूस से सस्ता तेल भी नहीं लेने देंगे, IMF के कहने पे कीमतें भी बढ़ाएंगे, हिंदुस्तान से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे, इसराइल को भी तस्लीम करने जा रहे हैं। अब नाजरीन, हम आपको ये बताएं कि इजराइल वो मुल्क है जो फ़लस्तीन की सरजमीन पर काबिज़ है और आए दिन मस्जिद अक़सा में नमाज अदा करने के लिए जाने वाले जो मुसलमान हैं वहाँ जुल्म ढाता है, जबकि फ़लस्तीनी अवाम पर भी जुल्म और तशद्दुद की दास्तानें किसी से ढकी छुपी नहीं है, एक लंबी दास्तान है। इजराइल ने 1947 में फ़लस्तीन की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके अपने मुल्क की बुनियाद रखी थी, जिसे पाकिस्तान ने आज तक तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान के पासपोर्ट पर वाज़े ये दर्ज है कि इस पासपोर्ट पर इजराइल के मुल्क का सफ़र नहीं किया जा सकता। ऐसे में पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरियों का, पाकिस्तानी सहाफ़ी का इजराइल के दौरे का मकसद क्या था, किन वजूहात की बुनियाद पर ये वफ़द इजराइल गया, इसके मुहरिकात क्या हैं, क्या इसमें हुकूमत की किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट है। बड़ी तनकीद हो रही है, बड़ा क्रिटिसाइज़ किया आज इमरान खान ने भी 4 सदा के अपने जलसे में। इसी पर मैं बात करूँगी पाकिस्तानी सहाफ़ी एंकर पर्सन अहमद कुरैशी साहब जो इस वफ़द का हिस्सा थे, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी साहब आपका। आपने इमरान खान साहब का आज का जलसे में जिक्र तो अपना सुन ही लिया और नाम नहीं लिया उन्होंने पाकिस्तानी सहाफ़ी का जिक्र किया, पाकिस्तानी टीवी का एक तनख्वाहदार कह के उन्होंने आपको मुखातिब किया। अब बात यहाँ से शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई शक नहीं है। ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान इजराइल के साथ ताल्लुकात तब तक नहीं बना सकता जब तक फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत ना बन जाए। ज़ाहिर है इसमें तो कोई शक नहीं है, हमारा सबका इसी पर बिलीव है। लोग जानना ये चाहते हैं
कि इस दौरे का मकसद क्या था, क्या मुहर्रिकात थे, किन वजूहात की बिना पर आपको भी वहां जाना पड़ा? अच्छा, ये कोई इस वक्त कोई इशू नहीं है पाकिस्तान और इसराइल का। ये एक अमरीकी वफ्द है जो पाकिस्तानी हैं और वो काम करते हैं इंटरफेथ हार्मनी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मिडल ईस्ट में जो अरब इसराइल अमन और फ़लस्तीन और इसराइलियों के दरमियान अमन के ऊपर काम करते हैं। वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से भी उनका ज़ाहिर है एक ताल्लुक़ है, लेकिन है वो अमरीकी शहरी और अमरीका से वो वफ्द गया है। दुबई से होता हुआ एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, 2 साल की एनिवर्सरी होने जा रही है अभी थोड़े दिनों में, इब्राहिमी एग्रीमेंट्स जो थे, तो उसके हवाले से जो है ये एक विजिट है जिसमें फ़लस्तीनियों से इसराइलियों से सबसे मुलाकात हुई है। फ़लस्तीनी भी साथ बैठे हुए थे, इसराइली, इसका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान और इसराइल किसी चीज़ से भी। किसने इसको बनाया? पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि वो जो इमरान खान साहब ने, मुझे नहीं पता वो तनख्वाहदार जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वो क्या, वो मजाक उड़ाना चाह रहे हैं, मतलब उन लोगों का जो तनख्वाह लेते हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आई उनकी बात। लेकिन जो ज़्यादा अफसोसनाक बात है वो ये कि एक इतनी बड़ी सियासी जमात जो है और मुल्क के एक साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं वो उनको अपना जो भी उनका सियासी नैरेटिव है, मेरा मकाम नहीं है कि मैं क्रिटिसाइज़ करूँ, ये सियासी जमातों का काम है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इतनी बड़ी सियासी जमात को और इतनी बड़ी सियासी शख्सियत को क्या ये ज़ेब देता है कि वो अपना बयानिया एक सहाफ़ी के कंधों पे बनाएं? तो ये एक बहुत ही अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस। और फिर तनख्वाहदारों का मजाक उड़ाना, और जैसे पीटीवी में अगर कोई तनख्वाहदार तनख्वाह है तो ये कोई तज़हीक की बात है। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ या और आपके नाजरीन पर कि इसका, अब आपका जो सवाल है बेसिकली, अभी इशू कोई ऐसा इशू नहीं है पाकिस्तान और इसराइल का। ये एक बहुत बड़ा एक अहम डिप्लोमेटिक इशू है। इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है, इस पे बड़ी लंबी एकेडमिक डिस्कशन हो सकती है। अभी ये कोई इशू नहीं है, ये एक सिंपल एक पाकिस्तानी अमेरिकन सियासत में मुतहर्रिक पाकिस्तानियों का एक वफ्द है जो गया। उसके अंदर इत्तेफाक से 2 पाकिस्तानी थे। एक पाकिस्तानी जो है वो फिशल बिन खल्द थे। फिशल बिन खल्द पाकिस्तानी यहूदी हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी यहूदी कम्युनिटी हुआ करती थी पाकिस्तान में। कुछ ज़्यादातर जो है वो चले गए हैं बाहर, अमरीका चले गए हैं, कुछ इसराइल चले गए हैं, उनमें से कुछ रह गए हैं, वो शायद कन्वर्ट हो गए, मुसलमान हो गए या कोई और मजहब उन्होंने इख्तियार कर लिया। ये जो फिशल बिन खल्द हैं, इन्होंने बाकायदा साबका हुकूमत में, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत में, पोर्टल जो था प्राइम मिनिस्टर का, उससे ख़त लिखा और उनको कहा कि मैं यहूदी पाकिस्तानी हूँ, मुझे शनाख्ती कार्ड और अपना पासपोर्ट जो है वो जारी करवाना है अपनी मजहब पे, मुझे यहूदियत दिखानी है। और इस पे PM हाउस ने और वजारत खारजा ने, उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर खारजा थे, अच्छा, तो फैसिलिटेट किया गया। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान में पासपोर्ट जारी हुआ जिसमें किसी पाकिस्तानी शहरी का मजहब के खाने में मजहब जो है वो यहूदी लिखा हुआ है, और वो फिशल बिन खल्द का है जिनका ताल्लुक कराची से है। वो जा रहे थे, उन्होंने ये पहली दफा हुआ है। और ये तो आपने ये ट्वीट इसी को देखकर की थी जैसे ये आपकी 16 मई की ट्वीट है कि एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आपने टैग किया, वाज रेडी टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल, यूज पर्सनल एंड फैमिली कॉन्टेक्ट्स एंड कॉन्डुइट, चेंज ट्रैक ओनली व्हेन हिज गवर्नमेंट बिकेम अनस्टेबल ड्यू टू बैड गवर्नेंस। ये जो आपने ट्वीट की थी, ये आपकी कोई इन्फॉर्मेशन थी, सिर्फ आपने क्रिटिसाइज किया? आपने क्यों ये ट्वीट की? इसके लिए शीरी मजारी ने भी आपको बड़ा जवाब दिया था, वो भी बड़ा क्रिटिसाइज किया उन्होंने। नहीं, शीरी मजारी ने, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। शीरी मजारी ने मुझे जवाब नहीं दिया था, ये मेरा जवाब था शीरी मजारी को। शीरी मजारी साहिबा ने जो है वो ट्वीट की और उन्होंने कहा कि ये रियासत ने भेजा है, ये मिलिट्री ने भेजा है, ये DGI SPR को उन्होंने टैग किया और उन्होंने इल्जाम लगाया कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ये वफ्द भेजा है, जो कि सरासर झूठ है। मतलब आप जरा सी भी चेक कर लें, वो एक रजिस्टर्ड NGO है, वेल नोन NGO है, एमविक, अमेरिकन मुस्लिम मल्टी फेथ वुमेन एम्पावरमेंट काउंसिल, जरा लंबा नाम है उसका। अनीला अली साहिबा जो है उसकी हेड करती हैं। अमेरिकन जो व्हाइट हाउस है, सदर बाइडन की जो इंतजामिया है, उसमें जो अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी के मसाइल और ख़ास तौर पे अमेरिकन पाकिस्तानियों के, उनकी जो कमेटियां बनी हुई है व्हाइट हाउस में, उसकी मेंबर है वो। वेरी वेल नोन शख्सियत है वाशिंगटन, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में वहाँ पे सब जानते हैं उन्हें। तो वो इस NGO की हेड है। डॉक्टर मजारी साहिबा ने जो है ये इतनी बड़ी ट्वीट कर दी कि ये मिलिट्री ने भेजा है, ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने भेजा है।
जबकि ये एक अमेरिकी वफ्द है, इसका पाकिस्तान से दूर दूर से कोई ना लेना। DGISPR को टैग भी किया, अपना ट्वीट टैग भी किया। मैंने उनको जवाब, अब मैं तो देखिए ना, मैं कोई सियासतदान तो नहीं हूं, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूं, लेकिन जब उन्होंने ये बात कर दी और ये बेसिकली फेक न्यूज के जुमरे में आती है, आप अपने उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं ये फेक न्यूज स्प्रेड करने के लिए। तो अच्छा, एक बात बताइएगा, आपको पता है मैं वेरी क्विकली नहीं, मैं आपको बताऊं, वो बहुत अहम बात है। इमरान खान साहब की हुकूमत जो है, मैं 20 साल, तकरीबन 20 साल से 17-18 साल से नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज कवर कर रहा हूँ इस्लामाबाद में। उससे पहले मैं कोई 10 साल या कोई 7-8 साल मिडल ईस्ट में भी करता रहा हूँ, बीच में भी मैं मिडल ईस्ट में जाता रहा हूँ और वहीं करता रहा हूँ। हम नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज, बड़े सेंसिटिव इश्यूज कवर करते रहे, तो मैं अपने सोर्सेज रिवील तो नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ एक आपको इशारा बस हल्का सा छोड़ना चाह रहा हूँ, मैं बात नहीं करना चाह रहा बहुत बड़ी। जुलाई 2019 में साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब वाशिंगटन गए थे, सदर ट्रंप से मुलाकात हुई थी। सदर ट्रंप के दामाद हैं जैरेड कुशनर, जिन्होंने इब्राहिमी एग्रीमेंट्स किए थे। क्या वहां पे, मैं आपसे सवाल बस छोड़ के जा रहा हूं आपके नाज़रीन के लिए, क्या वजीर आजम पाकिस्तान ने वहां पे उस वक्त इब्राहिमी इत्तफाकात और इसराइल से मुमकिन ताल्लुकात करने पर बात की थी? इसका जवाब मेरे पास है, मैं अभी जवाब नहीं देता उसका, लेकिन मैंने जो डॉक्टर मजारी को जवाब दिया था वो इशारा इसकी तरफ था, और मैं सिर्फ उनको जवाब देना चाह रहा था कि आज आप जो इतने वो बन रहे हैं कि आप एंटी अमेरिका और एंटी इसराइल क्रूसेडर, पाकिस्तान में सबसे बड़े जो लड़ने वाले हैं अमेरिका और इसराइल से, वो आप हैं। तो आपका माजी करीब ये है और माजी जो दूर का है। ठीक है, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप मस्जिद अक्सा भी गए, आपने अपनी जो पिक्चर्स थी वो भी वहां से शेयर की। आपको पता है अप्रैल में जो एक अफसोसनाक वहां पर वाकया पेश आया, क्या आपने वहां जाकर महसूस किया, क्या वहां जाकर ये सवालात उठाए, आपने इजरायलियों की सोच वहां पर क्या देखी? जाहिर है पूरे मुल्क में तमाम लोगों की एक जैसी सोच नहीं होती है, डिवीजन होती है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई अमन की बात करता है, कोई एक्सट्रीमिस्ट होता है। क्या इजराइल में भी आपने ऐसे लोग देखे जो फलस्तीनियों के हक में बात करते हैं या फलस्तीनियों से अमन की बात करते हैं? कि ऐसा धड़ा आपने वहां पर देखा? बहुत ज्यादा देखा है, और हमने वहाँ पे ये देखा कि हम तो एक ही टेबल पे फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के साथ बैठे हुए थे। फिर आपको पता है कि बहुत सारे फ़लस्तीनी वो हैं जो इसराइली शहरी हैं, बहुत सारे फ़लस्तीनी वो हैं जो फ़लस्तीनी शहरी हैं, बहुत सारे फ़लस्तीनी हैं जो इसराइली हुकूमत का हिस्सा हैं। वहाँ आपको हैरानगी होगी सुन के कि जमात इस्लामी जो फ़लस्तीन की है, जिसके अमीर या सदर जो हैं वो मंसूर अब्बास साहब हैं, वो इसराइली हुकूमत के कोalition पार्टनर है इस वक्त, बल्कि वो किंग मेकर हैं इसराइली हुकूमत के अंदर, और उनके हुक्म पे जो है वो आज जो हुकूमत बनी हुई है इसराइल में वो उनके ऊपर है, और बड़ा उनका असर और रसूख है, और वो अस्पताल बनवा रहे हैं, गज़ा में कुछ करवा रहे हैं। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम वहाँ पे गए, क्योंकि हम वहाँ पे मस्जिद अल-अक्सा की जो इंतजामिया है उनसे भी मुलाकात हुई, और हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे इंतजामात मुसलमान इबादत गाहे, ईसाई और यहूदी जो उस मुक़द्दस मकाम पे हैं जहाँ पे अल-हरम अल-इब्राहिमी है, जहाँ पे मस्जिद अल-अक्सा है, और मस्जिद जो गोल्डन डोम है, डोम ऑफ द रॉक है, जिसे अरबी में मस्जिद क़ुब्बतुस-सखरा कहते हैं। तो ये हमने सबसे मिल के आए, और हम यही देख कर आए कि गुंजाइश, हम अब सिंपल सा जवाब आपके सवाल का वो ये था कि हम एक बड़े अच्छे कोई थिंक टैंक के कोई इसराइली थे जो साबिक सफारतकार थे, उनसे मिले। उन्होंने कहा कि मैं आपको खुल के बताता हूँ कि हम इसराइलियों में वो लोग भी हैं जो फ़लस्तीनियों के साथ नहीं रहना चाहते, हमारे अंदर वो लोग भी हैं जो फ़लस्तीनियों के साथ रहना चाहते हैं, उनके हामी, और हमारे वो इसराइली भी हैं जो इंतहा फ़लस्तीनियों के साथ हैं और उनके हुकूक के साथ हैं। मस्जिद अल-अक्सा में हमने बहुत अच्छे इंतजामात भी देखे थे। हमने खुद जाके, मैंने 3 दफ़ा वहाँ पे, एक सरकारी विजिट था, 2 हम खुद होटल से एक असर की नमाज पढ़ने, एक फजर की नमाज पढ़ने गए। मुझे वहाँ पे फ़लस्तीनियों के बाद सबसे ज़्यादा जो लोग मिले मुसलमानों में से वो तुर्क थे, क्योंकि तुर्की के आपको पता है 50 साल से ताल्लुकात हैं इसराइल से, तो उनकी बराह रास्त फ्लाइट्स हैं अंकारा और इस्तांबुल से, तुर्की से बराह रास्त आती हैं, तो तुर्क आपको इसराइल में बहुत कसरत। अच्छा, फ़लस्तीनियों के क्या हालात देखे आपने वहाँ पे? फ़लस्तीनियों के हालात जो मकबूजा इलाके हैं वहाँ तो बहुत बुरे हैं, लेकिन बाकी जो फ़लस्तीन है वहाँ तो बहुत अच्छे हैं उनके हालात, क्योंकि आपको पता है इसराइल जो है वो एक अमीर मुल्क है, उन्होंने टेक्नोलॉजी बहुत कुछ, उसमें फ़लस्तीनी भी शरीक हुए हैं। तो हमने तो मिसाल के तौर पे हम गज़ा में हमने देखा कि जो बीच है गज़ा का, वहाँ पे $150 से रात को एक कमरा शुरू होता है और $350 पे एक कमरा जाता है गज़ा में समंदर के किनारे। अच्छा। तो ये जो है वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त, यानी कि, और फिर हमने वहाँ पे BMW, मर्सिडीज, मतलब वो भी है, और फिर आपके पास वो भी इलाके हैं जो अंडर ऑक्यूपेशन है, जो इसराइली, जो वेस्ट बैंक में है, जो सेटलमेंट्स हैं, वहाँ पे गुर्बत भी है, वहाँ पे वो रेफ्यूजीज भी हैं, वो इलाके भी हैं फ़लस्तीनियों के। तो मिक्स है। हम फ़लस्तीन और इसराइल का सबसे बड़ा अरब शहर जो है अल-नासरा,
जो मसीहियों के लिए मुकद्दस है, लेकिन मुसलमान आबादी। अहमद कुरैशी साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। हर हुकूमत दूसरी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती है कि ये हुकूमत इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहती है, मौजूदा हुकूमत पर भी ये इल्ज़ाम लग रहा है। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ, हो सकता है आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, आप इसका जवाब दें ना दें, बड़ी सेंसिटिव बात है। क्या वाकई पसे पर्दा कहीं ऐसी सोच है, ऐसी कोशिशें हो रही हैं, टेबल पर ये चीज़ है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं? ताल्लुकात हमारे कोई ना ख़राब हैं इसराइल के साथ, ना बेहतर करने की कोई बात नहीं है, ना हमारे ख़राब हैं ना अच्छे हैं, ताल्लुकात नहीं है। और एक दो मुल्क हैं जो यूएन का हिस्सा हैं, और आपको पता है पाकिस्तान और इसराइल दो ममालिक हैं, वाहिद दो ममालिक हैं पूरे मशरिक़ वस्ता में जो न्यूक्लियर पावर्स हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री पावर्स हैं। तो अब आपका जो सवाल है वो मेरी जो इंफॉर्मेशन है ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी इस पे कोई पेशरफ नहीं हो रही है। मेरा ज़ाती ख्याल है एज अ जर्नलिस्ट, एज जो नेशनल सिक्योरिटी इशूज़ पे हम लिखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, कि कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीनियों ने तो 25 साल पहले इसराइल को तस्लीम कर लिया, इसराइलियों ने फ़लस्तीनियों को तस्लीम कर लिया था 25 सालों। तो हमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी होता तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। हमारा जो वफ्त हुई, जो NGO गई थी, इसका पाकिस्तान इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं था कि ताल्लुकात होने चाहिए। तो कोई पीछे पसे पर्दा कोई एजेंडा या साजिश ऐसा कुछ नहीं है। और मौजूदा हुकूमत में मेरी मालूमात के मुताबिक कोई ऐसी बात नहीं हो रही, कोई ऐसी किस्म की। हमारा मौक़िफ़ वही है जो पहले था कि जब तक फ़लस्तीनी आज़ाद रियासत कायम नहीं होती उस वक्त तक पाकिस्तान ताल्लुक। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन अहमद कुरैशी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।